80% के करीब वोटर इसी समुदाय से आते हैं। लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो उसी दलित के घर में जाके चूल्हे पे बना हुआ खाना हो, पत्ता चाटना हो, पैर चूमना हो, सब शुरू हो जाता है। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। इस मौजूदा सरकार में डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली जैसे जगह में बैठ करके, उसी मौजूदा सरकार में आप ही के समुदाय के नेता किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, सुबह होके उसी पार्टी में घुस जाते हैं। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आजादी इसके 76 साल बाद भी आप यहाँ खड़ा होकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आपने जिन नेताओं को वोट दिया वो उन नेताओं ने क्या अच्छा किया आपके समुदाय के साथ में? बता तो दिया मैंने आपको, जो गद्दार है, दलाल हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हम। 100 करोड़ के करीब जो जनसंख्या SC, ST, OBC दलितों की है, उसमें 574 आदमी नहीं मिलते हैं जो सूटेबल हो कि बच्चों को पढ़ाने लायक हो। इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3850 से ज्यादा, यानी कि 3800 से 50 से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं आज के डेट में। मार्च 2023 में पार्लियामेंट में कहा जाता है कि उसमें से 574 ऐसे सीट खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाने लायक मिले रहे जो सूटेबल कैंडिडेट हो। कितनी शर्म की बात है कि जिस समुदाय को आरक्षण के तोहमत से भी नवाजा जाता है, यार इनको आरक्षण नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी 574 कैंडिडेट पढ़ाने वाले प्रोफेसर लायक कोई आदमी नहीं मिले। यानी कि 100 करोड़ की जनता में, 100 करोड़ इनकी आबादी में, वोटर में 574 लोग नहीं मिले। लेकिन एक डॉक्टर रितु सिंह जो उसी दलित समुदाय से आती हैं, आपने कहा कि हमारे ही समुदाय में जो बहुत सारे परमानेंट वहाँ पे लोग होंगे, स्टाफ होंगे, वो स्टाफ उठ के नहीं आना चाहते हैं। आपने कहा कि दलाल और गद्दार। बिल्कुल है। लेकिन एक चीज बताइए, आज का माहौल ऐसा कर दिया है जिस मौजूदा सरकार ने, हर को अपनी नौकरी की पड़ी है। दलाल और गद्दार वो हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं डर उनके मन में है कि अगर उठ के परमानेंट को किस चीज का डर है? नौकरी से निकाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। कितने टाइम आपने पढ़ाया था? 1 साल। 1 साल पढ़ाने के बाद 35 बच्चों से साइन कराया जाता है, तो ये तो एपरेंट है, देखने से ही पता चल रहा है कि जानबूझ 1 साल बाद पता चला कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। एग्जैक्टली ये सोचिए आप, 1 साल बाद पता चलता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, और वो 35 बच्चे, जब इन्वेस्टिगेशन होती है हम तो कह ही रहे थे झूठ है। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ खड़ी हैं डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर रितु सिंह लगातार आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 4 पे धरने पे बैठी हुई हैं, और उनका जो आरोप है, डॉक्टर रितु सिंह दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी एडॉक बेसिस पे। उनका कहना है कि उनको नौकरी से इसलिए हटा दिया गया, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है, दलित समुदाय से आती है ये। वहाँ की प्रिंसिपल जो है सबिता रॉय, उन पे इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिंह खड़ी हैं, इनसे पहले पूछता हूँ, मैम आपने जो आरोप लगाए हैं कि आपको जो जॉब से निकाला गया है, खास करके मैं पढ़ रहा था कई जगह आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करी है, वहीं पे अगर हम दौलत राम प्रिंसिपल की सबिता राय की स्टेटमेंट की बात करें तो ओवरऑल पढ़ के ये लगता है कि आपके अलग अलग तरीके से एक्टिव रहने से भी उनको बहुत दिक्कत है। उन्होंने कहा कि 35 लड़कों से उन्होंने साइन कराया स्टूडेंट से कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं वो? जब जातिवादी का आपके अंदर कीड़ा हो, मानसिकता हो आपकी ग्रस्त उस चीज़ से, तो आप कुछ तो करेंगे। जब आप एक टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो टैलेंट जो एक निचले तबके से आ रहा है, आपके सामने वो एक मुखर आवाज़ है, वो अपने हक अधिकारों के लिए बोलते हैं, आप एडवोकेसी करते हैं वुमेन राइट्स के लिए भी, आप दलित राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, अपने हक अधिकार के लिए जब बात रखते हैं, तो ये जब सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, प्लस आप अपना सब्जेक्ट मैटर अच्छे से जानते हैं, तो इस तरीके की जो महिलाएं हैं वो बहुत कोशिश करती हैं, खासकर सविता रॉय, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है। जहाँ पे वो टीचर, अभी तो यहाँ प्रिंसिपल है, इससे पहले वो कालंदी कॉलेज में एज ए टीचर पढ़ाती थी, वो वहाँ पे भी उनका यही चाल चलन था। वहाँ पे भी उन पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हुए हैं पहले भी। जो वहाँ की प्रिंसिपल थी डॉक्टर अनुला मौर्या, वो SC समाज से थी, उस कॉलेज की बात करूँ, कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने भी इनके ऊपर सेम इल्ज़ामात, यही चीज़ें लगाए, सेम चीज़ें, बिहेवियर पैटर्न इनका वहाँ भी था। वो भी डायनेमिक पर्सनालिटी थी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो सविता रॉय ने मुझे तो गुंडागर्दी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया कि नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एडहॉक पे थी, जो मर्जी कर लो। जबकि कोविड के दौरान आप, पहली बात है एडहॉक को आप निकाल ही नहीं सकते जब तक परमानेंट वैकेंसी ना हो। दूसरी चीज़, जब आप एडहॉक को निकाल रहे हैं, वो भी कोविड के दौरान इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इन शॉर्ट, जब कोर्ट के अंदर मैटर जाता है, कोर्ट में तो नहीं बोलेंगे एक्टिविस्ट है या मैं RSS का झंडा उठाती हूँ, ये RSS के खिलाफ या फिर BJP के खिलाफ, एज इन की हम सच बोल रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं, हम मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने समाज का, वो वहाँ तो नहीं बोलेंगे ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें, कोर्ट ने पूछा कि क्यों निकाला, तो उस लेडी ने कोर्ट को कैसे मिसलीड किया। एक 35 बच्चों की फोर्ज लेटर चिट्ठी बनाकर, पहले तो एक चिट्ठी बनाई खाली,
कि आई एम नॉट ए गुड टीचर, मैं सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ाती नहीं हूँ, मैं भाषण देती हूँ क्लास में। इधर कितने टाइम आपने पढ़ाया था? 1 साल। 1 साल पढ़ाने के बाद 35 बच्चों से साइन कराया जाता है, तो ये तो एपरेंट है, देखने से ही पता चल रहा है कि जानबूझ 1 साल बाद पता चला कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। एग्जैक्टली ये सोचिए आप, 1 साल बाद पता चलता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती। और वो 35 बच्चे, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, हम तो कह ही रहे थे झूठ है, ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं, मैं नाम ही नहीं जानती। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आईओ जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं कि वो कॉलेज से मांगते हैं कि वो डॉक्टर रितु ने जो 1 साल के अंदर बच्चों को पढ़ाया उसकी लिस्ट दीजिए। अब सोचिए कि मैं तो बोल ही रही थी, वो 35 बच्चे उस लिस्ट में, जो लिस्ट दी है उसमें वो 35 बच्चे है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो बच्चे कभी पढ़ाए ही नहीं। और फिर वो मांगते हैं कि 1 साल का टेन्योर जो डॉक्टर रितु का था, उसका एक पूरे कॉलेज का 1 साल के टेन्योर जो है उसमें उन बच्चों का नाम दीजिए। वो बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, ना ही मेरे पढ़ाए हुए ना ही कॉलेज में पढ़ाए हुए। अब इससे बड़ा फ्रॉड क्या है, मुझे बताएं। बस एक चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है उसमें 574 सीट इसलिए खाली है क्योंकि नॉन सुटेबल कैंडिडेट फाउंड, यानी कि कोई इस लायक मिला नहीं कि उस बच्चों को पढ़ाने लायक, प्रोफेसर बनने लायक हो। और कितनों की संख्या में? कम से कम 100 करोड़ के करीब जो जनसंख्या SC, ST, OBC दलितों की है, उसमें 574 आदमी नहीं मिलते हैं जो सूटेबल हो कि बच्चों को पढ़ाने लायक हो। इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3850 से ज्यादा, यानी कि 3800 से 50 से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं आज के डेट में। मार्च 2023 में पार्लियामेंट में कहा जाता है कि उसमें से 574 ऐसे सीट खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाने लायक मिले नहीं, जो सूटेबल कैंडिडेट हो। कितनी शर्म की बात है कि जिस समुदाय को आरक्षण के तोहमत से भी नवाजा जाता है, यार इनको आरक्षण नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी 574 कैंडिडेट पढ़ाने वाले प्रोफेसर लायक कोई आदमी नहीं मिले। यानी कि 100 करोड़ की जनता में, 100 करोड़ इनकी आबादी में, वोटर में 574 लोग नहीं मिले। लेकिन एक डॉक्टर रितु सिंह जो उसी दलित समुदाय से आती हैं और कितने जद्दोजहद करने के बाद यहाँ तक पहुँची होंगी, प्रोफेसर बनी होंगी, बेशक एडहॉक पे ही सही। इनका कहना है, जो ये आरोप लगा रही हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अब इनके साथ में, इस देश में कुर्सी पे बिठाने वाले यही समुदाय के लोग हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन भाषा में मैं कैमरे पे बता दूं, 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि 80% के करीब वोटर इसी समुदाय से आते हैं। लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो उसी दलित के घर में जाके चूल्हे पे बना हुआ खाना हो, पत्ता चाटना हो, पैर चूमना हो, सब शुरू हो जाता है। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। आज आप जिस वजह से यहाँ पे खड़ी है, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, ये गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, 3850 से ज्यादा पद खाली है रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि लायक कोई मिल नहीं रहा। कहते हैं 574 तो साफ कह रहे हैं कि कोई लायक नहीं मिला। तो आज भी ये हाल है इस समुदाय का। और उस समुदाय से एक लड़की जब उठ के यहाँ तक पहुँचती है, एक महिला यहाँ तक पहुँचती है, तो उसको कहता है नहीं तुम पढ़ाने लायक नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही तो मानसिकता है। जो खुद बाय डिफॉल्ट नॉट सूटेबल है, वही आपको बताएंगे कि आप सूटेबल नहीं है, वही आपको एनएफएस करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल से थ्रेट है। हम लोगों के अंदर पोटेंशियल नहीं है? हम लोग क्या पढ़ के नहीं आते? हम लोग क्या कंपटीशन की तैयारी नहीं करते? क्या हम लोग कंपटीशन में, मतलब इनके हिसाब से अगर यूजीसी नेट क्राइटेरिया टीचिंग का, तो हम सबके पास है। हम सब कंपटीशन अपने आप में कंपटीशन की तैयारी करके क्लियर करके ही आते हैं। लेकिन बात सिर्फ दुख इस चीज़ का है कि कुछ अपने ही गद्दार इनके साथ मिल के उस सिलेक्शन कमेटी में बैठे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पैसे की धांधली चलती होगी, आई एम श्योर, वहाँ पे गुटबाजी चलती होगी। अब हमारे ही समाज के जो लोग, अगर आप फैकल्टी की बात करो DU में, इतने ज़्यादा परमानेंट लोग हैं। अब कायदे से तो उन सबको यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो दलाल गद्दारी में इतने मगरूर हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दलित बच्ची का, एक ब्राइट कैंडिडेट का हक मारा जा रहा है। एक लेडी डॉक्टर सविता रॉय जो सामान्य वर्ग से आती है, उनके ऊपर FIR तक रजिस्टर होगी, चार्जशीट तक जमा हो गई है। समाज को एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, किसी को अपना भांजा लगाना है, भतीजी की नौकरी लगानी है, किसी को बीवी की नौकरी लगानी है, इसलिए नहीं आ रहे सामने। बट वही चीज़ है कि अगर ये लोग सारे इकट्ठे हो जाए तो कॉलर पकड़ के पूछें सवाल कि अभी तक इतनी वैकेंसीज खाली क्यों हैं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर रितु को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रिमिनल को पोस्ट में क्यों रखा है। आपने बहुत बड़ी, जिसमें मैं जानना चाहता था उसमें खुद आ गई हैं। आपने कहा कि हमारे ही समुदाय में जो बहुत सारे परमानेंट वहाँ पे लोग होंगे, स्टाफ होंगे, वो स्टाफ उठ के नहीं आना चाहते हैं। आपने कहा कि दलाल और गद्दार। बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन एक चीज बताइए, आज का माहौल ऐसा कर दिया है जिस मौजूदा सरकार ने, हर को अपनी नौकरी की पड़ी है। दलाल और गद्दार वो हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं डर उनके मन में है कि अगर उठ के परमानेंट को किस चीज का डर है?
नौकरी से निकाल देंगे, नहीं, कुछ भी कर permanent को सकते हैं। कैसे निकाल- वही तो कुछ भी तो बड़ी अच्छी बात है ना। ऐसा होगा तो सबक सीखेंगे। आज आप मेरे लिए नहीं खड़े हो तो कल का नंबर आपका है, कल का नंबर आपका है, तो इनको लग रहा है ये बच जाएंगे। नहीं, वो आपके कॉस्ट पे नहीं सीखना चाहते ना। करेक्ट वो आपके कॉस्ट पे नहीं सीखना अच्छी बात चाहते। है, मैं चाहती भी नहीं कि मेरे कॉस्ट पे सीखो, लेकिन अगला नंबर उनका है और हम देखते हैं कैसे नहीं होगा उनका नहीं, नंबर। एक चीज बताइए, अभी ताजा हम बात करेंगे, जिस मौजूदा सरकार में डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हैं दिल्ली जैसे जगह में बैठ करके, उसी मौजूदा सरकार में आप ही के समुदाय के नेता किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, सुबह होके उसी पार्टी में घुस जाते हैं। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आजादी के 76 साल बाद भी आप यहाँ खड़ा होके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आपने जिन नेताओं को वोट दिया वो उन नेताओं ने क्या अच्छा किया आपके समुदाय के साथ में? बता तो दिया मैंने आपको, जो गद्दार है, दलाल हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हम। अगर इतने ईमानदार होते तो 131 एमएलए एमपी, जब पता है कि दलितों का कितना बुरा हाल हो रहा है, उनकी क्या स्थिति है, तो वो अभी तक साइड पे हो चुके होते, अभी तक वो आके सच के साथ खड़े होते, सरकार गिर गई होती। लेकिन जब वही गद्दार दलाली कर रहे हैं तो आप किससे क्या न्याय की उम्मीद करोगे? एक्सपेक्ट ही नहीं कुछ कर सकते। चलिए, इनका जो कहना है कि कह रहे हैं कि दलाल और गद्दार जो इन्हीं के समुदाय के अपने नेता हो या इनके जो साथी कलीग जो काम कर रहे हैं, जो परमानेंट है, उठ के नहीं आ पा रहे हैं। आक्रोश तो कहीं नहीं कि अपने जगह पे है, लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद सारी सुविधाएं और सब कुछ देने के बाद, कहते हैं रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 576 लोग ऐसे काबिल नहीं मिलते जो प्रोफेसर बनने के काबिल हो। ये कितनी शर्म की बात है आज के वक्त में। 3800 लोग नहीं मिलते जिनका वैकेंसी पे उनका जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है उस पर उनकी परमानेंट भर्ती की जा सके या उनको रखा जा सके। विश्व गुरु के भारत में ये भारत का हाल है, और ये वो लोग हैं जिनके पास सत्ता की सारी चाबी है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वोट का वक्त आता है तो पता नहीं आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा दिया जाता है, कौन सा पट्टी बांध दिया जाता है कि जो इनके नेता इनसे वोट मांगने आते हैं वो सुबह किसी और पार्टी में, शाम को किसी और पार्टी में होते हैं। लेकिन आंख बंद करके जरा सोचिएगा। नमस्कार।